हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, की हाल चाल। मैं हूं आपका बड़ा भाई धर्मवीर भारती। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th ज्योग्राफी का प्राकृतिक संसाधन के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इस अध्याय का थ्योरी हो चुका है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो चुका है और आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने जा रहा है। इसके बाद ये चैप्टर हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इसका प्लेलिस्ट बना रखा है, आप चाहे तो इसका थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला वीडियो देख सकते हैं। अब चलिए इस अध्याय के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो विद्यार्थी जी, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ज्योग्राफी में आपके सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एक 2 नंबर के होते हैं जिसे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, और फिर दूसरा जो आपका होता है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, जो कि 4 अंकों के पूछे जाते हैं। और इन दोनों तरह के प्रश्नों को इस वीडियो में हम करने वाले हैं, यानी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2012, 2020, 2021 और 2022 के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी ये प्रश्न कितनी बार पूछे गए हैं, और इस तरह के प्रश्नों में और इस तरह के प्रश्नों की ज़्यादा संभावना होती है कि अगली बार ये फिर से दोहराई जा सकती है। तो आइए, इस प्रश्न का जवाब कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में सहायक होता है। यानी कि आप लिखने का स्टाइल भी आपको यहाँ सीखना है। केवल ऐसे नहीं कि प्रश्न मैंने पढ़ दिया और उत्तर पढ़ दिया हो गया, ऐसा नहीं। आपको प्रश्न पे ध्यान देना है कि किस प्रकार से प्रश्न को पूछा गया है और किस तरह से हमें लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बातें मैंने पढ़ी कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में सहायक होता है, ये जो जवाब है ये प्रश्नों से ही आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि फसल चक्रण में एक ही खेत में हर बार अलग अलग फसल उगाया जाता है, जिससे मृदा खराब नहीं होती है, और इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पवन रोधी वृक्षों की कतारें लगाना उपयोगी कृषि पद्धति मानी जाती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि ये जीवन के लिए जरूरी है, और इन्हें बचाकर ही हम भविष्य की पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित रख सकते हैं। इतनी अच्छी बात जो है वो मैंने कही है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें। तो मृदा निर्माण के कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित इस प्रकार हैं। इस तरह के प्रश्नों को आपको इस प्रकार से जवाब देना है। पहला है जलवायु और दूसरा है समय। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, और इसको आपको इस तरह से जो है वो लिखना है कि खादर और बांगर मिट्टी में कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित इस प्रकार हैं, जिसमें एक साइड आपको खादर लिखना है और दूसरे साइड आपको बांगर लिखना है, और 2 नंबर के हैं तो 2 अंतर आपको बतानी है। तो नदियों द्वारा लाई गई नई मिट्टी को खादर कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है, जबकि नदी की पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। यह अधिक उपजाऊ होती है जबकि यह कम उपजाऊ होती है। यदि थ्योरी आपने देखा होगा तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि मैं ये कैसे आंसर बनाया। समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। तो समुच्च कृषि वह विधि है जिसमें खेतों की जुताई समोच्च रेखा में की जाती है, जिससे जल का बहाव और मिट्टी खराब नहीं होती है। तो ये इस तरह से आपको जवाब देना है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है, इस मृदा में कौन सी फसलें उपजाई जाती हैं। तो लेटेराइट मृदा कर्नाटक, केरल में पाई जाती हैं। इसमें काजू, चाय की खेती की जाती है। इस तरह से आपको जवाब दे देना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भूमि निम्नीकरण की समस्या के निदान हेतु किन्हीं 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। और ये प्रश्न 2025 में पूछा गया था। तो भूमि निम्नीकरण की समस्या के निदान हेतु 2 उपाय निम्नलिखित इस प्रकार हैं। अधिक सिंचाई पर रोक लगा करके और वनों की कटाई को कम करके। इस तरह से हम भूमि को निम्नीकरण यानी खराब होने से बचा सकते हैं। मृदा संरक्षण हेतु कोई 2 उपाय बताइए, ठीक है। मृदा संरक्षण के 2 उपाय निम्नलिखित इस प्रकार है: सोपानी कृषि करना और फसल चक्रण करना। ये भी प्रश्न देख सकते हैं 2025 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जो कि इस वर्ष 2026 में ये प्रश्न पूछा गया था कि फसल चक्रण क्यों आवश्यक है। तो फसल चक्रण जरूरी है क्योंकि एक ही फसल बार बार उगाने होगा मिट्टी कमज़ोर हो जाती है, जबकि फसल बदल बदल कर उगाने से मिट्टी की ताकत बनी रहती है। इसलिए फसल चक्रण आवश्यक है। इस तरह से लास्ट में भी आप चीज़ों को जोड़ करके बता सकते हैं, ठीक है।
अब चलिए यहाँ से ये 10 प्रश्न थे जो कि 2 नंबर के थे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 नंबर के। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पे आएंगे जो कि 4 नंबर के पूछे जाते हैं। हमारे टाइपिंग महोदय के द्वारा ये गलती की गई है कि इन्होंने 5 अंक दे दिया है, 4 नंबर के ये पूछे जाते हैं, ठीक है। अब चलिए इसमें सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखें। इसमें थोड़ा सा आपको चीज़ों को जो है बढ़ा के लिखना होता है, और सोशल साइंस में आप थोड़ी सी समझ रखते हैं तो आप चीज़ों को आसानी से लिख सकते हैं। तो भूमिका इस तरह से टॉपिक है तो आप बना करके पहले भूमिका दे सकते हैं, क्योंकि निबंध पूछा जा रहा है तो इस तरह से कि मिट्टी को बहने, उड़ने या खराब होने से बचाने की प्रक्रिया को मृदा संरक्षण कहते हैं। तो भूमिका में मैंने पहले मृदा संरक्षण के बारे में बताया कि मृदा संरक्षण आखिर होता क्या है, ठीक है। फिर मृदा हमारे जीवन का आधार है, बिल्कुल इसी से फसलें उगती है, यानी कि इसी में फसलें उगती है और हमें भोजन मिलता है। लेकिन आज मिट्टी का कटाव और क्षरण बढ़ रहा है, इसलिए मृदा संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है, ठीक है। तो मृदा संरक्षण पे ये निबंध लिखें। अब मृदा के थोड़े से महत्व को इस तरह से आप टॉपिक बना के देख सकते हैं कि मृदा संरक्षण से भूमि उपजाऊ बनी रहती है, फसल उत्पादन बढ़ता है और पर्यावरण संतुलन बना रहता है। फिर आपको लास्ट में इस तरह से निष्कर्ष जो है, जो भी आपने उतनी लंबी चौड़ी बातें बताई उसको निष्कर्ष में एक पॉइंट में आपको बता देना है कि अतः हमें मृदा यहाँ होगा, ठीक है। अतः हमें मृदा संरक्षण के उपाय अपनाने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपजाऊ बनी रहे। इस तरह से आप यदि देते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपको 4 में 4 नंबर जो है वो मिलेंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावें। इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है। हमारे टाइपिंग महोदय के द्वारा ना मिस्टेक काफ़ी की जा रही है, लेकिन आप इत्मीनान से चिंता ना करें, मैं हूँ ना, मैं आपको ठीक करके चीज़ों को बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले जलोढ़ मृदा के बारे में इंट्रोडक्शन मैंने दिया है कि जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, जो मुख्य रूप से नदियों द्वारा लाई जाती है। ये थ्योरी सेक्शन में मैंने आपको बताया। फिर यहाँ विस्तार वाले राज्य भी पूछे जा रहे हैं, तो यह मिट्टी मुख्य रूप से भारत की उत्तरी मैदानों में पाई जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा और असम। इस तरह से आपको लिखना है, यानी कि प्रश्न में जो भी बातें पूछी जा रही है ना वही बातें आपको बतानी है। फिर इस मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो इस मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलें, इसमें अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, जूट, गन्ना इत्यादि। इस तरह से लिख देना है और फिर आपको लास्ट में निष्कर्ष दे देना है कि अतः जलोढ़ मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है और इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण फसलें उगाई जा सकती है। इस तरह से ये प्रश्न भी जो है हमारा कंप्लीट होता है और इस तरह से आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि जलोढ़ मिट्टी की विशेषताओं का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। और इस तरह के प्रश्नों का जवाब देना काफ़ी आसान होता है, बस तरीका आपको ये अपनाना है कि जलोढ़ मिट्टी की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित इस प्रकार हैं। अब ये विशेषताओं में यह सबसे उपजाऊ मिट्टी है, यह मिट्टी भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर है, यह गंगा और सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र जैसे नदियों के निक्षेप से बनी है, इसमें धान, गेहूँ, गन्ना जैसी फसलें उगाई जाती है, इस मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता अधिक होती है। इस तरह से आप 5 जो है विशेषताएं बातें बता दें तो आपको 4 नंबर इतनी ही बातें लिखने से मिल जाएगी। तो आप मेरे तरीकों को समझ पाएंगे। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस सब्जेक्टिव ख़त्म होता है और ये प्रयास आप लोगों को जैसा भी लग रहा हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं ये जान पाऊँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है भी या नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।